हेलो, वेलकम यू ऑल टू द PW नर्सिंग वाला। कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 वेल। बहुत ही अच्छी न्यूज अभी तक सबको पता चल चुकी होगी, लेकिन फिर भी फुल इंफॉर्मेशन जिससे कि आपको कोई गलती ना हो। अरे वो न्यूज क्या है बताओ तो सही। तो जानते हैं क्या है न्यूज। निमहांस का नोटिफिकेशन आ गया है, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, जिसके लिए आप मायूस हो रहे थे कि इतना पढ़ लिया मैम, सिलेक्शन नहीं हुआ है, नॉर्सेट भी नहीं क्लियर हो पाया। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो ये चाहते थे, बहुत ही अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब का सपना। तो देखो, नर्सिंग में मैंने बोला था वैकेंसी आती रहती है, बस अपने आप को तैयार करते रहो, पढ़ाई में ब्रेक मत लो, कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखो। नोटिफिकेशन निमहांस ने जारी किया है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, यहाँ पे तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट है और बहुत अच्छी जॉब है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या लास्ट डेट है, कितने टाइम में नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम हो जाता है। लास्ट 10 इयर्स को देखते हुए हम ये भी बताएंगे कब तक इसका एग्जाम कंडक्ट होगा, कैसा एग्जाम रहता है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दिल थाम के बैठो और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखो, जिससे कि आप एग्जाम फॉर्म फिल करने में और पढ़ने में कोई गलती ना करो। तो चलो आते हैं। निमहांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। निमहांस बहुत अच्छी खासी पोस्ट के साथ में वैकेंसी को आउट किया है। तो देखते हैं क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगा। नर्सिंग ऑफिसर्स, यस, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जो भी जिनका भी सपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का है, जिनका भी सपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का है, गवर्नमेंट जॉब लेने का है, तो ये गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये मत सोचो कि मैम नहीं, हमें तो एम्स दिल्ली में ही रहना है। अरे पहला जॉब, पहला गवर्नमेंट जॉब, पहला प्यार, बहुत मिल जाए बहुत अच्छी चीज है। जहां पे भी मिले, मैं बोलती हूँ सारे फॉर्म फिल करो। गवर्नमेंट, अगर आपका एम्स दिल्ली का भी सपना है तो कोई नहीं, निमहांस से एम्स दिल्ली आ जाना, पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखना, बट एग्जाम कोई भी मत छोड़ो, ठीक है। एक्सपीरियंस सारा ही लेना है आपको। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी जो निमहांस ने निकाला है, इसका क्या इंफॉर्मेशन है। स्टार्टिंग डेट आपको पता है, ये 18 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है। ये सबको अभी तक इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, 18/10 से ही ये स्टार्ट हो गया है। और इसका जो लास्ट डेट है वो क्या है, 18/11/2023। मीन्स 18 नवंबर तक आप इस फॉर्म को 4:30 बजे तक भर सकते हो। अप टू 4:30 PM आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। कट ऑफ डेट की बात करूं, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एज एक्सपीरियंस, ये कौन सी डेट तक काउंट होगा, तो जो फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है उस डेट तक ही आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, आपका एज जो है वो वहां तक कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको स्टार्ट कब किया है, फॉर्म 18 तारीख से स्टार्ट हो गया है। कब तक भर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ 18 तक हम इस फॉर्म को 4:30 PM तक फिल कर सकते हैं। क्या मोड है एग्जाम का, मोड ऑनलाइन मोड रहने वाला है। मोड ऑफ द एप्लीकेशन की बात यहां पे करूं, मोड ऑफ द एप्लीकेशन की बात करूं तो क्या मोड होगा, ऑनलाइन मोड। कोई भी ऑफलाइन में कुछ नहीं भेजना है, बहुत अच्छी चीज है, ऑनलाइन है, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। समझ में आ रहा है, आपको सही से बस फॉर्म फिल करना है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आपको हमारे ऐप पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वीडियो में तो मिल ही रही है, लिंक भी मिल जाएगा आपको सब, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड से ही एग्जाम होगा। कितनी पोस्ट है, जो सबसे ज्यादा क्वेरी आपको रहता है, मैम पोस्ट तो बताओ, कितनी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम बात करें तो 161 पोस्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक स्टार लगा है, इसका मतलब क्या है, ये पोस्ट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। उनके रिक्वायरमेंट के बेस पे अगर उन्हें लगा कि हमें पोस्ट को बढ़ा देना चाहिए, वैसे बोलूं तो हमेशा बढ़ता ही है, कम बहुत ही इनकेस बहुत कम चांस रहता है कम होने का, बाकी बढ़ता ही है, ठीक है। तो 161 तो आप मान के चलो, जिसमें SC 26, ST 10, OBC 39 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 70, EWS के लिए 16 पोस्ट यहाँ पे है। और इन सारे ही पोस्ट में जो 4% रिजर्वेशन है वो PWD कैंडिडेट्स के लिए है, फॉर द नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट हु कैन हैंडल द पेशेंट केयर, जो पेशेंट केयर को हैंडल कर सकते हैं। 4% रिजर्वेशन, इन सारी ही सीट्स में 4% रिजर्वेशन जो है वो PWD कैंडिडेट्स के लिए है। समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं।
क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। बहुत क्वेरीज है, हमने जीएनएम किया, हमने पोस्ट बीएससी किया, क्या हमारा हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते, क्या हमें बीएससी करने के बाद भी एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखो नोटिफिकेशन में पूरा क्लियरली मेंशन है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा यहाँ पे। अगर आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया है या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, जो भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी है वो आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए जहां से आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग किया है। या फिर अगर आपने बीएससी नहीं किया है तो आपने पोस्ट सर्टिफिकेट, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो भी आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, एज अ रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ होने चाहिए अपने स्टेट से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। ऐसा नहीं है कि आईएनसी नहीं हुआ तो हम नहीं भर सकते, यस आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल है तो भी आप भर सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पे जीएनएम वालों के लिए नहीं है, ठीक है, मैं ये बोलूंगी, लेकिन जीएनएम जिन्होंने किया है और उन्होंने पोस्ट बीएससी भी किया है साथ में, तो जीएनएम के बाद अगर आपने पोस्ट बीएससी किया है और उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो। और इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे एज लिमिट को भी बढ़ा दिया है। तो ये जो था कि यार हमारे 30 हो गया, हम तो कहीं भी एलिजिबल नहीं है, नॉर्सेट भी नहीं दे सकते, तो निमहांस ने बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है और 30 से अगर एज एवव हो गया है तो जम के तैयारी करो, 35 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं इसके बारे में भी। एक्सपीरियंस, क्या हमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है? हमने बीएससी कर लिया, पोस्ट बीएससी कर लिया, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है नोटिफिकेशन में, आपको भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 2 years experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification as mentioned above। मतलब जैसा अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, पहले वाली स्लाइड में आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, आपने बीएससी, पोस्ट बेसिक, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक सर्टिफिकेट नर्सिंग आपने किया है, उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। एक्सपीरियंस विल बी कैलकुलेटेड only from the date of nursing council registration from the any state। जैसे आप देखते हो हमें क्या मिलता है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, और रजिस्ट्रेशन जिस दिन होता है हमारा वहां पे वो डेट मेंशन होता है, जैसे 8 फरवरी डेट मेंशन है, तो उसके बाद ही आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। अगर आपने 8 फरवरी से पहले कहीं जॉब किया तो वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जिस डेट पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ है उसके बाद का ही एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहां बताया है वो याद रखना, नोटिफिकेशन में है। Any experience prior to the nursing council registration will not be considered। अगर आपका रजिस्ट्रेशन काउंसिल डेट से पहले का एक्सपीरियंस है वो वहां पे काउंट नहीं होगा। तो दोनों ही पॉइंट मैंने एक्सपीरियंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बताया है। 50 बेडेड का होना चाहिए हॉस्पिटल और रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद का होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो, अपर एज लिमिट, जैसा कि मैंने बोला है बहुत अच्छी न्यूज, 35 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। द अपर एज लिमिट 35 ईयर्स। अपर एज लिमिट क्या है? 35 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू द एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट इन सर्विस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और जो वहाँ बेंगलोर, जो कर्नाटका, वहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, निमहांस में जाना चाहते हैं, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट सर्वेंट इन सर्विस जो है सेंट्रल सिविल एम्प्लॉय एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, तो वही जो सब में अप्लाई होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग, वही एज रिलैक्सेशन उन्हें मिलेगा। ठीक है, जितना एज रिलैक्सेशन मिलता है आपने देखा होगा नॉर्सेट में भी, वही सेम यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन सबको मिलने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन हैड टू सबमिट द रिलीवेंट लेटेस्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे बहुत रहता है, आपने फिल कर दिया, बाद में प्रॉब्लम होती है, तो आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वहां पे इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, नोटिफिकेशन अगर आप ओपन करोगे तो फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द ओबीसी सर्टिफिकेट शुड प्रोसीजर ओबीसी सर्टिफिकेट इन द एनेक्सर 1 फॉर्मेट। मैंने बोला है वहां पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना, आपका होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अपडेटेड होना चाहिए, ये चीज है। अब एप्लीकेशन फी
कि हमारे लिए ये थोड़ा सा रहता है कि यार कितना फीस है, क्या है, तो फीस भी इंपॉर्टेंट है। और देखो ऐसा नहीं सोचना यार 3,000 का फॉर्म है, वहां जाना नहीं है तो भर के क्या होगा यार, देखो ट्राई तो करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, है ना। जब तक ट्राई नहीं करोगे, एग्जाम नहीं दोगे, तब तक पता कैसे चलेगा। और एग्जाम देने के लिए पैसे तो लगाने पड़ेंगे, अगर उन्होंने फीस रखा है तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम फीस ना पे करें और एग्जाम दे दें। तो ये वाली चीज है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, बट समझती हूं मैं। लेकिन फिर भी एप्लीकेशन फी देखते हैं। The prescribed application processing fee including 18% GST, देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो कितना, 18% GST ले रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 1180, उन्होंने बोला इसमें इंक्लूड कर दिया है उन्होंने, 1000 है तो 180 रुपए, तो पूरा 1180 रुपए जो है आपको यहाँ पे पे करना है, ठीक है। और 885 इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स, अगर वो SC/ST कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो तो आपको 885 रुपए देने हैं। सेल बी पेड थ्रू द पेमेंट लाइक अवेलेबल इन दिस इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ये जो वेबसाइट दिया है यहाँ पे अवेलेबल होगा, पेमेंट मोड अपने आप ही आएगा, वहां क्लिक करके लिंक से आप पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट करके आएगा वहां पे, ठीक है। इस तरह से पेमेंट करके आएगा, लिंक दिया होगा, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां से आप जाके पेमेंट कर सकते हो। और ये जो अमाउंट है वो अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, बट ऑनलाइन मोड से पे करना है। और जो PWD कैंडिडेट्स हु आर हैविंग 40% और मोर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर 40% या इससे ज्यादा की डिसेबिलिटी है तो ये एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना है, नो प्रोसेसिंग फी, नो एप्लीकेशन फी। समझ में आ रहा है? तो लेकिन प्रॉपर जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एप्लीकेशन फी के बारे में मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जनरल कैटेगरी से हैं, EW से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं, तो आपको 1180 रुपए देने हैं। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 885 रुपए जो है यहाँ पे करना है। नेक्स्ट, पे मैट्रिक्स, हमारी सैलरी क्या रहने वाली है। इतनी मेहनत करने के बाद जब हमारा सिलेक्शन होगा तो हमारी सैलरी क्या होगी, तो वही सेम सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वही सेम लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स एज पर द 7th CPC, प्री रिवाइज पे बैंड 2 ऑफ वही 9300 से लेकर 34,800, ठीक है। और जो ग्रेड पे हमारा है वो ग्रेड पे कितना होगा 4600, ग्रेड पे कितना होगा 4600 ग्रुप बी पोस्ट, ठीक है, ग्रुप बी पोस्ट। तो ये हमारा पे लेवल रहने वाला है। बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है, आप देखोगे बस इतना 30,000 34,000 के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं क्या, अरे सैलरी बहुत आती है, सारे अलाउंसेस भी तो ऐड होंगे। ये तो सिर्फ आपका बेसिक है, ये आपका बेसिक है, ठीक है, ये आपका ग्रेड पे है, ये आपका ग्रेड पे है। और फिर जब आपके अलाउंसेस इसमें ऐड हो जाएंगे, जब यहाँ पे अलाउंसेस आपके ऐड हो जाएंगे तो आपकी सैलरी बहुत ही मस्त बनने वाली है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया पैकेज आने वाला है, समझ रहे हो इस चीज को। तो ये चीज आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। क्या ये देख के अगर यही लग रहा है ना पैसा, तो लगा लो स्क्रीन पे अपने टेबल पे सामने, यार अगर मैंने ये एग्जाम मिस कर दिया तो ये जो 90,000 70,000 रुपीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने वाला था वो किसी और के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका जो मोटिवेशन है, जो ड्रीम है, वो वहां पे सामने लगा लो और उससे मोटिवेट होके अपने आप को तैयार करो, ठीक है। चलो, अब NOC जो ऑलरेडी वर्किंग है इसके लिए भी बहुत डाउट था, तो NOC क्या है, ये NOC क्या होता है, तो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सिर्फ उसके लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग है। अगर आप पहले से ही वर्किंग हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको ये NOC चाहिए। अगर आप कहीं भी वर्किंग नहीं हो, सिर्फ तैयारी कर रहे हो, तो आप टेंशन मत लो, ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग है, उन्हें NOC चाहिए होगा। उस हॉस्पिटल, उस इंस्टीट्यूट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वहां जमा कराना होगा, सबमिट कराना होगा। Those who are in the employment with the state or central government, ठीक है, जो भी वर्किंग है, सबमिट अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर द आस्क्ड टू अपलोड। समझ में आ रहा है? अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो ये आपको पहले ही इंस्टीट्यूट को बताना होता है। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो और कहीं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग हो तो आपको बताना होता है मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं, अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे NOC चाहिए। उसका एप्लीकेशन आपको पहले ही देना होता है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तब। ऐसा नहीं कि एग्जाम हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद हम यहाँ वहां धक्के खा रहे हैं तो दिक्कत होगी, ठीक है। पहले ये काम कर लिया करो, ये एप्लीकेशन डाल देना आप। फेलियर टू सबमिट द अपलोड NOC बाय द ड्यू डेट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर। तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि सिलेक्शन होने के बाद वहां
जाना चाह रहे फिर भी हमारा कैंसिलेशन जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। पहले से ही मैंने बोला ना एप्लीकेशन वो डाल देना आप। चलो, अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन बाय द करंट एम्प्लॉयर, और अगर आपने रिजाइन डाल दिया है तो उसका भी एक्सेप्टेंस जो है वो प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रॉपर रिलीविंग लेटर इन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर मे बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज मतलब इम्प्लाइड एनओसी। अगर एनओसी नहीं है, आप रिजाइन डाल के सीधा वहां पे ज्वाइन कर रहे हो, तो प्रॉपर रिलीविंग लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट उनके लिए जो ऑलरेडी वर्किंग है, जो वर्किंग नहीं है वो टेंशन मत लो आप। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? ऑल द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू कीप अ कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद देम अलोंग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर देयर रिकॉर्ड। ये मैं सारे ही बच्चों को बोलना चाहूंगी, जितने भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, एक काम जरूर करना, नहीं तो बाद में आप बहुत सिलेक्शन, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है ना, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो परेशान होते रहते हैं। तो मैं बोलूंगी ऑल द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप अ कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो भी आप फॉर्म फिल करते हो उसका एक कॉपी प्रिंट आउट निकालो, अपने सेफ में जाके एकदम संभाल के रख दो, कि अगर सिलेक्शन हुआ तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप प्रिंट आउट निकाल के आपको रखना है प्रूफ में, अलोंग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट, और जो आपने पेमेंट किया उसका भी प्रूफ प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। तो दो प्रिंट आउट निकाल के पहले से सेव करके रखना है। कौन सा प्रिंट आउट? एक तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हो वो, और दूसरा जो आपने पेमेंट किया है वो, दोनों ही अपना प्रिंट आउट निकाल के सेव करके रखना है। करेक्शन इन द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड थ्रू द एनी मोड इन ईमेल और लेटर। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां कोई करेक्शन नहीं होगा डियर। एप्लीकेशन में जैसे नॉर्सेट क्या करता है, करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन करता है, वैसे यहाँ पे दोबारा कोई पोर्टल ओपन नहीं होगा। अगर एक बार सबमिट हो गया तो पोर्टल दोबारा ओपन नहीं होगा यहाँ पे। इसीलिए जब पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो तो अच्छे से सोच समझ के फिल करो, वही मेंशन कर दिया उन्होंने ऑलरेडी। करेक्शन इन द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड थ्रू एनी मोड। और फिर आप मेल करते हो, उन्हें भेजते हो, ये लेटर वगैरह भेजते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, पहले ही मेंशन है, ठीक है। Candidates are advised to fill their online application form carefully. सावधानी पूर्वक अपना फॉर्म फिल करें, केयरफुली अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एज नो करेक्शन विल बी अलाउड ऑन एप्लीकेशन इज सबमिटेड। एक बार जब आपने फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद कुछ भी करेक्शन उसमें नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए सोच समझकर पहली बार में ही आप फिल करना। पूरा डिटेल सब कुछ करने के बाद, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लेना। समझ में आ रहा है? चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और भी है। एनी addendum modification etc in the notification will be made available on the institute। अगर आपको कोई कुछ बोलता है कि यार ये डेट हो गया वो हो गया, तो आप कंटिन्यू इंस्टीट्यूट के वेबसाइट को ही चेक करना, सिर्फ यहीं पे सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कोई भी मॉडिफिकेशन किया जाता है नोटिफिकेशन में तो वो आपके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। नो फर्दर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन विल बी पब्लिश्ड इन दिस रिगार्ड। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन या आपको कोई मेल या ऐसा कुछ नहीं आएगा, आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। चलो, एक ये पॉइंट है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी मेंशन्ड अबव मे भी वेरी आर लाइकली टू बी चेंज। मतलब क्या है कि जितनी भी सीट यहाँ पे, जितनी भी 161 पोस्ट है, ये चाहे तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो वही लिखा है नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी, जो है कैटेगरी वाइज भी जो मेंशन किया हुआ है पोस्ट, उसमें वेरी हो सकता है, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, वो उन्होंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, ठीक है। अब ये है कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया मैम, 18 से लेकर 18 तक तो फॉर्म ही फिल करेंगे। इस 18 तारीख से लेकर नेक्स्ट 18 नवंबर तक फॉर्म फिल होगा। और पिछले लास्ट अगर निम्हांस के पेपर को देखूं, जैसे मैंने लास्ट भी निम्हांस का पेपर दिया था, मैं आपको बताऊं जब मेरा पेपर था बीएचयू और निम्हांस एक ही दिन डेट क्लास हुआ था 2019 जब वैकेंसी आई थी। बीएचयू का और निम्हांस का मेरा एक ही दिन में पेपर था। बीएचयू का मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था, निम्हांस का मेरा इवनिंग शिफ्ट में पेपर था। और मैंने दोनों ही पेपर दिया था क्योंकि दोनों का सेंटर मेरा दिल्ली में ही आया था। दूर था बहुत, बट बहुत मतलब उसमें प्रॉब्लम भी हुई थी। मैंने पहले मॉर्निंग निम्हांस बीएचयू का पेपर दिया, फिर मैंने ट्रैवल करके शाम 3 या 4 बजे का था, वहां पे ट्रैवल करके गई, वो पेपर दिया। लेकिन उस पेपर में वहां पहुंचने के बाद मेरा सिर ऐसे ऐसे घूम रहा था कि मैं सुबह से घर से निकली हुई थी और उस पेपर में मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा पेपर था, बट बीएचयू में मेरा सिलेक्शन हो गया, निम्हांस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था।
समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बहुत रेस्ट देख लो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम रेस्ट करते, फ्रेश माइंड से जाते तो शायद पेपर बहुत अच्छा होता। बट मैं सुबह से एक पेपर में ऑलरेडी इतना दिमाग खराब कर चुकी थी, उस पूरे जो मतलब होता है ना हॉल का पूरा ऐसा सीन, उसमें करके आने के बाद फिर टाइम नहीं मिला, भाग-भाग के जाना, खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं किया, तो एकदम ग्लूकोज़ उस टाइम तक बिल्कुल मैं डाउन हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो मेरा पेपर वहाँ पे सिलेक्शन मुझे पता चल गया था मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा इसमें निम्हांस में, बट बीएचयू में मेरा हो गया था। तो ये कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट रहता है, तो मैं बोलूँगी। और डेट कब आई थी? अगर मैं लास्ट 2019 का बताऊँ तो जो डेट है ना 18 नवंबर, 2 महीने के अंदर-अंदर मैं आपको बता दें 2 से 3 महीने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं, 1.5 या 2 महीने में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगा निम्हांस। निम्हांस ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, रिज़ल्ट भी आ जाएगा, जॉइनिंग भी मिल जाएगी, तो विदिन 4 टू 5-6 मंथ में आपको सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर इतनी जल्दी में आपको सारी चीज़ें मिल रही है, तो क्यों मेहनत करने से पीछे मत हटो। 2-3 महीने में हमारा भी पूरा सिलेबस हो जाएगा, और इसके साथ-साथ हमारे और भी बहुत अच्छा, जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फिजिक्स वाला नर्सिंग में, पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है एक चलो ये मैं अभी ओपन नहीं करूंगी, बहुत अच्छी-अच्छी चीजें आपको डिलीवर करने वाले हैं हम। अभी तो फिलहाल आरोग्यम बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, बट इसके साइड बाय साइड हमारी बहुत सारी प्लानिंग है फॉर द फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आप तैयार हो जाओ। क्या आप लोग तैयार हो? यस यस यस, तो तैयार हो जाओ। अगर नहीं हो तो किसके लिए? एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। हमारा जो आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब करने का, पाने का, वो हम साकार करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ो और सारी क्लासेस को देखो। क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें हमारी प्रायोरिटी में रहता है, उन सबको हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो जो भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट डालना है। समझ में आ रहा है? तो आपको पता चल गया, एग्जाम कंडक्ट जल्दी ही होगा, रिजल्ट भी आएगा और ज्वाइनिंग भी जल्दी ही मिलती है। ज्यादा टाइम निम्हांस में नहीं लगता। निम्हांस और जिपमर की भी वैकेंसी आ गई है, तो नेक्स्ट अपडेट मैं जिपमर की भी लेके आऊंगी, डोंट वरी, उसकी भी फुल इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो फिलहाल निम्हांस के जो मैंने बताए हैं, क्या डूज डोंट्स क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें याद रखो। क्या हमें फॉर्म फिल करते टाइम गलती नहीं करनी है, क्या डेट है, कैसे है वो, और एक नोटिफिकेशन जो होगा उसको जरूर से जरूर एक बार रीड कर लेना। वैसे मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई है, बट वहां पे लिंक है, जब भी क्लिक करो तो एक बार देख के जरूर से जरूर फॉर्म को फिल करना। फोटो है, सिग्नेचर है, वो अच्छे से अपलोड करना है। क्लियर है? तो अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सारे ही, ऐसा नहीं है कि निम्हांस जो है वहां पे साइकेट्रिक के ही क्वेश्चंस आएंगे या साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आए थे। उसकी प्रायोरिटी, उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है। लाइक जैसे नर्वस सिस्टम है, उसके क्वेश्चंस आते हैं, साइकेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन वहां पे आते हैं। जैसे वहां पे ओबीजी के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जब मैंने एग्जाम दिया था बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब ऐसा था कि क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, लॉजिकल थे। लेकिन हाँ, बिल्कुल लो स्टैंडर्ड का नहीं, बहुत मीडियम अच्छे लेवल का पेपर आता है निम्हांस का भी। तो अपनी तैयारी अच्छे से करना, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना। आई थॉट, मुझे लगता है फुल इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।